अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का 6 फरवरी को एक फ़ैसला सामने आया जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर बड़ी बहस हो रही है। कई अहम शख्सियात हम लोगों ने इसके ऊपर बात भी की है और बयानात भी जारी किए हैं। हमने खुसूसी तौर पे पहले रीमा उमर साहबा को बुलाया ताकि ये केस क्या है, ये जो फैसला आया है ये क्या कहता है, इसकी तफसील क्या है, ये हम समझ सकें। थैंक यू रीमा फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हमें सबसे पहले यही बताएं, हम समझना चाहते हैं कि इस फैसले में कहा क्या गया है। जी शुक्रिया लीना, आपने कहा कि बहस हो रही है इस फैसले पे। काश बहस हो रही होती, लेकिन हो तो प्रोपेगेंडा रहा है और एक बहुत ही मनफी खतरनाक कैंपेन हो रही है अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कुछ क्वार्टर्स की तरफ से। इल्ज़ामात ये लगाए जा रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान में जो दूसरी आईनी तरमीम है वो ख़त्म कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, मजहब से जुड़े जो कवानीन हैं या ऑफेंसेस हैं वो ख़त्म कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, अहमदी कम्युनिटी को अपना जो मजहब है उसकी तबलीग करने की इजाजत दे दी। जबकि जब आप एक्चुअली सुनेंगी फैसले में क्या है, आपको हैरत होगी कि ये इल्जामात कैसे लग सकते हैं जबकि जजमेंट तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अब जजमेंट या ऑर्डर है क्या? सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया अपील में जिसमें एक शख्स पे इल्जाम था कि उन्होंने एक प्रिस्क्राइब्ड किताब, प्रिस्क्राइब्ड मटेरियल जो बैन था, उसकी प्रिंटिंग और डिसेमिनेशन के मामले। अब उसमें 3 हिस्से हैं इस जजमेंट के। पहला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एफआईआर और चालान जो है उसमें क्या दफात लगाई गई हैं इस केस में। कुछ दफात थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इल्जामात ही नहीं लगाए गए जो उस दफात पे पूरे उतरते हैं। अब हमारा यहाँ एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है, रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं कि आप चालान या एफआईआर में जो दफात लगाते हैं वो क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पूरी ही नहीं उतरती, आपने कहा ही नहीं है कि ये ऑफेंस है, ऐसे ही आपने दफात लगा दी। तो उन दफात पे ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पंजाब में एक कानून है, पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट, ये 2011 का कानून है। इसमें सेक्शन 7 है जो इस मामले से रिलेटेड है। जो ओरिजिनल कानून था 2011 का, उसकी जबान, उसकी लैंग्वेज काफी रिस्ट्रिक्टिव थी, महदूद थी, और 2021 में इसको थोड़ा सा अमेंड करके इसकी जो दायरा कार है उसको वसी कर दिया गया। इसमें डिसेमिनेशन और बहुत सी मुख्तलिफ चीजें डाल दी गई। अब ये जो शख्स थे अक्यूज्ड इस केस में, उनका जो कॉन्डक्ट था, क्वेश्चनेबल कॉन्डक्ट, वो 2019 का है और ये तरमीम आई है 2021 में। अब अदालत ने कहा कि 2019 में अगर आपने कुछ किया है, अगर वो उस वक्त जुर्म नहीं है, तो आप एक कानून जो बाद में आया है उसको इस्तेमाल करके नहीं किसी को प्रोसिक्यूट कर सकते। और ये हमारी प्रोटेक्शन अलीना आइन में आती है कि अगर आज मैं कोई चीज करती हूँ, अगर आज वो जुर्म नहीं है, आप 2 साल बाद जब वो जुर्म बन जाता है तो वो उस कानून को इस्तेमाल करके आज के कॉन्डक्ट के लिए मुझे सजा नहीं दे सकते, मुझे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। आइन में आर्टिकल 12 जो है ये प्रोटेक्शन देता है हमें अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। सो इसलिए अदालत ने कहा कि ये जो पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट है, इसका सेक्शन 7, क्योंकि ये 2021 में अमेंडमेंट के बाद इसकी जो दफात है इस एफआईआर चालान में इंक्लूड की गई, ये एप्लीकेबल नहीं है। और ये गारंटी अलीना हम सबको आइन देता है। लेकिन अदालत ने कहा कि क्यों एफआईआर और चालान में ये नहीं है, लेकिन एक और मुल्क में लॉ है जो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1932। ये जो कानून है ये रिलेट करता है कि अगर आप कोई प्रिस्क्राइब्ड या बैंड मटेरियल है उसको डिसेमिनेट करते हैं, जो एक्चुअली इल्जाम था इस केस में, अदालत ने कहा इवन दो ये एफआईआर और चालान में नहीं है, जो फैक्ट सामने आते हैं उससे ये लगता है कि ये अट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये जो कानून है ये अट्रैक्ट होता है, इसलिए इस पे केस चल सकता है। लेकिन इसमें क्योंकि सजा 6 महीने है, लेकिन जो अक्यूज्ड है इस केस में वो 13 महीने से बिहाइंड बार्स हैं, तो अदालत ने कहा बेल बनती है। आप बेल डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उससे ज्यादा वक्त तो जो अक्यूज्ड हैं उन्होंने डिटेंशन में गुजार लिया, तो बेल उन्होंने दे दी।
तीसरा जिसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है अलीना, हमारे आइन में आर्टिकल 20 है जो फ्रीडम टू रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है। आइन में आर्टिकल 22 है। कुरान की बहुत सी खूबसूरत आयत हैं जो मजहब से जुड़ी हैं, जो कहती हैं देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। हमारे मुल्क में है ये मसला कि जब मजहब की बात आती है लोग बहुत इमोशनली रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अदालत ने एक ओवरऑल एक खाका खींचा है कि हमारा आइन क्या कहता है इसके बारे में, हमारा मजहब क्या कहता है, और वो हिस्सा मैं कहती हूँ सबको पढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में उर्दू अंग्रेजी दोनों में ये ऑर्डर मौजूद है कि ओवरऑल अदालत ने बताया है कि इस मुल्क में हम कितना मिसयूज करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं हमारे आइन को भी और हमारे मजहब को भी। इसको जोड़ दिया गया है किसी तरह इस पर्टिकुलर फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ कि अदालत ने पता नहीं क्या कह दिया, जो बिल्कुल जो जजमेंट है वो ये सपोर्ट नहीं करती। और अलीना फिर अदालत ने बहुत अच्छी बात की, और एक्चुअली अगर आप देखें वो प्रोफेटिक बात थी। उन्होंने कहा कि जब मजहब की बात होती है हम इमोशन, हमारी रियासत इमोशन से रिएक्ट करती है, फैक्ट्स को नहीं देखती। और इस केस में भी यही हुआ है कि पहली बार नहीं है, अदालत ने बहुत बार ये कहा है कि आपको जो मजहब से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं फैक्ट्स को सामने रखना चाहिए, रियासत को अपना काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑफेंसेस होते हैं ये रियासत के खिलाफ होते हैं। तो रियासत को ड्यू डिलिजेंस करके प्रोसिक्यूट करना चाहिए, जज्बात में नहीं आना चाहिए, इमोशंस में नहीं आना चाहिए। इसमें अब आप मुझे बताइए, ये तीन चीजें हैं कि बेल दे दी गई, अदालत ने ये नहीं कहा कि जो शख्स में जो इल्जाम है वो है ही नहीं, बल्कि अदालत ने बताया कि कौन सा ऑफेंस है जो इसमें ज्यादा एप्लीकेबल है। क्योंकि उसमें सजा कम थी इसलिए बेल दे दी गई, क्योंकि 13 महीने से जो अक्यूज थे वो ऑलरेडी डिटेंशन में थे। कहीं जो ये बात की जा रही है, हमारे आइन में लिखा है ना, कवानीन जो हैं मजहब से रिलेटेड उन्हें खत्म कर दिया गया है, कहा गया है कि वो आइन या इस्लाम से कॉन्ट्ररी हैं। कहीं ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दी गई, ना ही दूसरी तरमीम, आईनी तरमीम की कोई जिक्र भी है। सुप्रीम कोर्ट पे अपने फैसले हैं पुराने जो इन मामलात से जुड़े हैं, जो इनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा नहीं है, वो इनफोर्स हैं। ये इस स्पेसिफिक केस के स्पेसिफिक फैक्ट्स पे प्रोसीजरली अदालत ने बताया है कि कौन सी दफात लगती है या नहीं। फिर अदालत ने बताया कि जो ऑफेंस है वो कौन सा कानून है जो उससे रिलेटेड है, और क्योंकि उसमें सिर्फ 6 महीने सजा थी, अदालत ने कहा 13 महीने से शख्स डिटेंशन में है, तो उन्होंने उनको बेल दे दी। दैट्स इट। यानी इसको अब आप खुद सोचिए कि क्या रंग दिया जा रहा है और ये क्यों दिया जा रहा है। अगर सादा अल्फाज में मैं बिल्कुल इसको एक जुमले में हम कंक्लूड करें तो इसका मतलब ये है कि अभी ये जो दरखास्त है इसके ऊपर मुल्जिम को बेल दी गई है 5,000 रुपए में, और फिर आगे इसकी अपील चलेगी, केस चलेगा अभी, ऐसा ही है? बिल्कुल अलीना, और अदालत ने खुद बताया है कि कौन सा कानून है जिसके तहत ये केस चल सकता है। चाहिए। ऐसा है भी नहीं कि ओरिजिनल चालान और एफआईआर में नहीं था, बट अदालत ने बताया। अब ये कहना कि अदालत ने इजाजत दे दी, बिल्कुल नहीं दी। उन्होंने कहा ये ऑफेंस है, इसकी ये सजा है, ये प्रोसिक्यूट होना चाहिए, यानी वाज़ेह कर दिया कि ये नहीं, ये वाली दफात ये कानून लगता है, इसके तहत आप आगे केस चला सकते हैं। अगर कोई कानून बनता है, कोई जुर्म बनता है, आज अगर किसी ने कुछ किया है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली किसी को सजा दें। ये हमारा आइन प्रोटेक्शन देता है हमें। इस मामले को किस तरह से ब्लो अप करके आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये खौफनाक कैंपेन की जा रही है, हम सबको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों, हम क्या कर रहे हैं इस मुल्क में। कोई रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया पे भी रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स होना चाहिए। और अलीना, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आखिरी बात, इस पे एक स्टेटमेंट भी आई है, अगर आपको किसी जजमेंट से कोई इख्तलाफ है, अदालती प्रोसेस मौजूद है रिव्यू का, आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए। ये कैंपेन, ये प्रोपेगेंडा, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जुमरे में नहीं आता। हमें इस पे एक क्लियर स्टैंड लेना चाहिए कि प्रोपेगेंडा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन बल्कि डिसइन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। और ये भी जिम्मेदारी बनती है कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन ना करें या उसको आगे ना बढ़ाएं, पहले पढ़ें, समझें और उसके बाद कोई राय कायम करें जो आपने करनी है, उसका तरीका होता है। थैंक यू सो मच रीमा फॉर क्लैरिफाइंग इट ऑल। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने दूसरे इशू के साथ वापस आएंगे। इमरान खान साहब ने कहा है उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा और वो खत जो है IMF को जारी किया जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा जो लोगों का वोट था वो रात के अंधेरे में चोरी हुआ।
प्री पोल रिगिंग जो है उसको तो छोड़ दें, पोस्ट पोल रिगिंग जो रात को हुई, जिसमें जीते हुए कैंडिडेट्स हमारे जो थे उनको हराया गया, ऐसी हुकूमत जिसके पीछे अवाम का एतमाद ना हो, वो उस लोन को वापस करने में वो नाकाम रहेगी। हमारा जो खत जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से IMF को, उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट ऑडिट टीम तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के तहत बनाई जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जुडिशरी का ज़रूर इन्वॉल्वमेंट हो। अगर ये ऑडिट नहीं होता, ये जो धांधली है इसको ख़त्म नहीं किया जाता, तो फिर किसी किस्म का जो स्टेप होगा लोन देने का IMF का, वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। वेलकम बैक जी। अली ज़फ़र साहब ने आज ये ऐलान किया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ख़त लिखा जाएगा, आज IMF को भेजा जाएगा, बल्कि IMF को, जिसमें मुतालबा किया जाएगा कि IMF पाकिस्तान को किसी भी किस्म का कर्ज देने से पहले या इस तरह की कोई बातचीत करने से पहले वाज़े करे, ये शर्त वाज़े करे कि जिन हलकों में मुबैना तौर पर धांधली हुई है उसकी तहकीकात करवाई जाए और एक आज़ाद ऑडिट हो इन तमाम तर तहकीकात के लिए। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर जो पाकिस्तान को IMF से कोई भी दिए जाने वाला कर्ज या पाकिस्तान की कोई भी की जाने वाली मदद एक्चुअली आवाम के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगी, आवाम के लिए नुकसानदेह होगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अली ज़फ़र साहब का मानना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी जो गुड गवर्नेंस और माशरे की बुनियाद जमहूरियत होती है, और अगर नहीं होता ऐसा, यही दोनों चीज़ें जुज़्व ना हो, तो फिर तो आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ पड़ जाएगा। अब ये जो बात कर रहे हैं, ये पहली दफ़ा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पहले भी हम कुछ ऑडियो लीक्स में इस तरह के हवाले सुन चुके हैं जहां पर ये कहा गया कि IMF को इंगेज किया जाएगा और बात की जाएगी। और जमा खातिर ये कि इस मरहले पर जहां पर सबको ये पता है कि पाकिस्तान एक माशी बहरान में है, मसाइल में है और IMF से कर्ज कितना इम्पॉर्टेंट है, तो ये बयान देकर, इस तरह का ख़त लिख कर, क्या तहरीक इंसाफ ख़ासकर कौमी मफाद के मामले पर सियासत करके अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रही है? ये है हमारा अपने तज्ज़ियाकारों से सवाल। भट्टी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले, क्या राय है आपकी? क्या दुरुस्त स्टेप है या हिकमत अमली है तहरीक इंसाफ की, या ये गलत करने जा रहे हैं? मैडम शेख, अभी मैं जब रिपोर्ट कार्ड के लिए आ रहा था तो कौम ने आपको सलाम भेजा है और कहा है कि एक शेर सुना दें मैडम शेख को जी, और ताकि हमारी भी रिपोर्ट कार्ड में आवाज़ सुनी जा सके और आगे पहुंचाई जा सके। इफ्तिखार आरिफ साहब का ये दो मिसरे हैं, वो आपकी नज़र। बिखर जाएंगे हम जब तमाशा ख़त्म होगा, मेरे महबूब आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। बिखर जाएंगे हम जब तमाशा ख़त्म होगा। मैडम शेख, आपके सवाल पे आता हूँ। इससे पहले आपको याद होगा शौकत तरीन साहब दोनों वज़ीर ख़ज़ानाओं को, KP और पंजाब के वज़ीर ख़ज़ानाओं को, उनकी जो एक ऑडियो लीक हुई थी उसमें भी ये कोशिश फरमा चुके थे, और मैंने कहा था कि शौकत तरीन साहब अभी तक बचे हुए हैं इस सज़ा से। ये है वो एक ऐसा कि अगर उनको शौकत तरीन साहब को सज़ा मिल जाती तो आज इस तरह की बात ना होती। शौकत तरीन साहब को और कोई सज़ा नैब के हवाले से, उनके बाकी कामों के हवाले से मिले ना मिले, इस पर ज़रूर मिलनी चाहिए थी। पता नहीं उन्हें क्यों नहीं सज़ा मिली। मैडम शेख, इसमें कोई शक अच्छा, मुझे ये नहीं लगता, पहले ये बता दूं कि ये ख़त अगर जारी होगा तो कुछ IMF करेगा या कुछ होना हवाना है या नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। लेकिन ना लिखें, ना ख़त जारी करें तो तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त है, बहुत अच्छा होगा। मैडम शेख, माना इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई ये कहता है कि ये 2018 जितना धांधला हुआ है, या कोई कहता है कि नहीं हुई, तो ये तो जुल्म होगा।
माना धांधला हुआ है, झुरलू फिरा है, माना मैंडेट चोरी हुआ है तरीके इंसाफ का, माना इलेक्शन डे से पहले और इलेक्शन डे के बाद जो कुछ तरीके इंसाफ के साथ हुआ वो गलत हुआ है, माना जिस भोंडे अंदाज में इमरान खान को सज़ाएं दी गई वो अफसोसनाक है, और माना पीटीआई को सियासी स्पेस नहीं मिल रही जो उन्हें मिलनी चाहिए, और माना कि इमरान खान साहब और तरीके इंसाफ इमरान खान की सज़ाएं और धांधली के हवाले से सिर्फ IMF नहीं, अभी बहुत सारे बैनुल अक़वामी फोरम्स पर जाने का इरादा कर चुकी है। मगर जो हाल है मैडम शेख मुल्क का, जो हाल है इस कौम का, जिस जगह हम पहुँचे हुए हैं और जो बदतरीन मुआशी बहरान है, हमारे साथ शहजाद इकबाल साहब हैं, ये बेहतर जानेंगे लेकिन बताएंगे, लेकिन जो कुछ सुना है कि हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज इस चूं के मुरब्बे की हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज होगा IMF से तीसरी किस्त लेना, और सबसे बड़ा चैलेंज होगा बेल आउट पैकेज। और सुना जा रहा है कि इसी साल मई में $8.25 अरब हमें चाहिए और अगले 3 सालों में $78 अरब हमें चाहिए। और मैडम शेख, जो हाल रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड गुर्बत है, और ऊपर से जो हाल है हमारे इस मुल्क का, जिस तरह IMF हमारा मुल्क चला रहा है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है और इस वक्त वो नंबर 1 मरकज़ में है, और पंजाब और KP में क्लीन स्वीप कर चुकी है, पंजाब में नंबर 2 पर है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी दरख्वास्त है कि वो ऐसा ना करें। और आखिरी बात मैडम शेख, सुप्रीम कोर्ट से दस्त बदस्त दरख्वास्त है, बहुत बुरे हालात होने जा रहे हैं, 3 रुकनी रुख पे चलाएंगे तरीके इंसाफ वाले धांधली के खिलाफ, पार्लियामेंट में, अदालतों में और सड़कों पर। अगर चीफ जस्टिस साहब ये 3 रुकनी कमेटी जो है, ये चीफ जस्टिस साहब को हटाकर, क्योंकि उन पर एक इल्ज़ाम लगा है, उनको हटाकर एक बेंच बना दे, जुडिशल कमीशन बना दे और सारी धांधली के मामलात को उसमें ले आए और उसका हल निकाल दे, तो हम अगले आने वाले बदतरीन सियासी बहरान से बच सकते हैं। सड़कों पर क्या मतलब भट्टी साहब, क्या कोई धरने एहतजाज वगैरह करने जा रहे हैं? जी, सब कुछ होगा। और इसमें बड़ी बात यह भी है कि इस मरतबा तहरीक इंसाफ अकेली नहीं है, GDA भी उनके साथ है, जमात इस्लामी भी उनके साथ है, और अभी 3 जमातें और उन्होंने हामी भर ली है, लेकिन वो अभी अपनी जमात से वो इजाज़त लेकर वो इसमें शामिल होंगी। तो लिहाजा पार्लियामेंट में शोर मचेगा और अदालतों में जो वक्त ज़ाया होगा सारा कुछ, और जो सड़कों पर होगा, उससे बेहतर है कि एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए और इस पर इसकी मुकम्मल तहकीक कर ली जाए। ये तो बहुत ही तशवीशनाक है। बहरहाल शहजाद, हमें थोड़ा ये समझाइएगा, ये जो ख़त आज जारी करने की बात कर रहे हैं अली ज़फ़र साहब, इसके क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? क्या वाकई में IMF इस तरह की कोई शराइत के ऊपर गौर कर सकता है? और ऐसी हिकमत अमली से अगर कुछ नहीं होता तो PTI को क्या हासिल होगा? अलीना, बहुत शुक्रिया। ये बात तो दुरुस्त है कि इस इलेक्शन में जो धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं वो बहुत ही संगीन नौयत के हैं और उसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए, चाहे वो जुडिशल फोरम पे हो या जो इस वक्त मौजूदा फोरम्स जहाँ पे बहुत सारी शिकायत गई हुई हैं। क्योंकि जिस किस्म के इल्ज़ामात लगे हैं उसकी तहकीकात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर एक मरतबा ये ट्रेंड चल पड़ा कि फॉर्म 45 पे नतीजा कुछ है लेकिन आप फॉर्म 47 अपनी मर्जी से बना के रिजल्ट जारी कर दें, तो इसका मतलब आपके पाकिस्तान में इंतखाबात बेमायनी हो जाएंगे। इसलिए अगर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं तो उसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। और यहाँ पे मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। माजी के बनिस्बत जब वो कहते थे 4 हल्के खोलो और फिर इसके बाद हमने देखा एक जुडिशल कमीशन बनाया गया, उस वक्त के मुकाबले में इस मरतबा जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो ज़्यादा संगीन नौयत के, उसके बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। और आज बाय द वे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने तमाम फॉर्म 45, फॉर्म 46, वो फॉर्म 47 अपनी वेबसाइट पर डाले थे। आज आखिरी दिन है, वो अगर नहीं डालेंगे, इलेक्शन पहले ही मुतनाज़ा था, गिनती भी मुतनाज़ा थी, नताइज भी मुतनाज़ा थे और अब ये प्रोसेस और मुतनाज़ा हो जाएगा। इसलिए अब देखना है कि आज एंड ऑफ द डे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है या नहीं करता। हैविंग सेड दैट, जो तहरीक इंसाफ ने आज खत लिखने का कहा है, इमरान खान साहब खत लिखेंगे और बताएंगे IMF को कि इसको कंडीशन कर दे इस बात से कि पहले ऑडिट होना चाहिए इलेक्शंस का, मेरे ख्याल से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है, बेतुका इकदाम है। इससे एक तो IMF कोई राइट फोरम नहीं है, ठीक है, वो गुड गवर्नेंस का कहता है, वो माशी तौर पे कहता है, वो राइट फोरम नहीं है कि वो आगे यहाँ पे इलेक्शन के ऑडिट करवाएगा या रिगिंग के हवाले से जो इल्जामात को साबित करेगा या उसको जुटाएगा।
इस तरह की गलती पहले भी तहरीक इंसाफ ने की थी जब वो हुकूमत से बाहर आए थे। उस वक्त भी हम IMF प्रोग्राम में जा रहे थे और बजट में ये कहा गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से कि सूबे जो है वो एक हद तक एक अमाउंट का सरप्लस देंगे, और इसीलिए शौकत तरीन साहब ने मोहसिन लगारी साहब को, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे पंजाब में, और KP में जो थे झगड़ा साहब को खत लिखने का कहा था कि आप बता दें कि हम सरप्लस नहीं दे सकते, हमारे बड़े मसाइल हैं। लेकिन मसला उस वक्त भी यही था कि तहरीक इंसाफ कहती थी कि अगर आप पॉलिटिकली हमें विक्टिमाइज करोगे तो फिर हम कैसे आपको सपोर्ट करेंगे, जो कि उस ऑडियो कॉल में भी था। तो मेरे ख्याल से इस हरकत से, इस एक्शन से कोई फायदा नहीं होगा, आपकी साख उल्टा खराब होगी। आपने भी कल IMF पे जाना होगा, आपको संजीदगी से नहीं लिया जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल से इस तरह के किसी भी इकदाम से आपको गुरेज करना चाहिए जिससे ना सिर्फ आपकी साख खराब हो बल्कि मुल्क को जो है नुकसान पहुंचे इसका, और मुल्क का मजाक उड़ाया जाए। देखिए 2018 में भी तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई थी, धांती के बड़े इल्जाम लगे थे ना कि RTS बैठ गया, सिलेक्शन हुई, फलाना फलाना, लेकिन उस वक्त जितनी भी सियासी जमातें थी पार्लियामेंट में, उन्होंने तो इस तरह का कोई इकदाम नहीं उठाया। असद उमर साहब तो बहुत डिले कर रहे थे IMF प्रोग्राम, लेकिन उस वक्त हमने नहीं देखा कि किसी पार्टी ने ये कहा कि हम IMF का प्रोग्राम नहीं होने देंगे, या ये कहो IMF को कि आप कंडीशन कर दें इस प्रोग्राम को पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं उससे। तो मेरे ख्याल से संजीदगी का मुजाहरा करते हुए इस तरह की कोई हरकत करने की मुझे तो नहीं लगता कि जरूरत है। ना तो IMF इस पर ज्यादा गौर करेगा, ना उनका ये मैंडेट है, ना वो राइट फोरम है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मजहर अब्बास साहब, महमद सरफराज साहिबा का राज शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया है कि आज बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से IMF को एक ख़त जारी किया जाएगा और मुतालबा किया जाएगा कि इलेक्शन से मुतल्लिक जो धांधली के इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात तक IMF कर्ज जारी ना करे। मज़हर साहब, अता तारर साहब नून लीग के ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो बैरूनी मुदाखलत की बात करती है, ये तो ख़ुद बैरूनी इदारों को या बैरूनी जो ताकतें हैं उनको कह रहे हैं कि हमारे घर के मामलात में मुदाखलत करो। क्या ये उसके मुतरादिफ है? देखिए, बेसिकली ये ख़ुद PTI के बयानी के नफ़ी होता है। एक तरफ अगर आपको याद है 2018 में जब PTI की गवर्नमेंट आने वाली थी तो उस वक्त बुलंदो बांग दावे किए गए थे कि IMF से निजात मिल जाएगी और IMF नहीं जाएंगे हम, इस तरह की बातें आने लगी शोरी। अच्छा, इससे सिर्फ वही नहीं है, अगर आप मुस्लिम लीग नून का देखें, सागदार का देखें, शहबाज शरीफ का देखें, सब ऐलान करते हैं अलग ऐलान कि IMF से हम निजात हासिल कर लेंगे, और फिर सब के सब IMF के पास जाते हैं। तो जिन चीज़ों से आपको निजात नहीं है उनसे आप निजात कैसे हासिल करेंगे? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने ख़त लिखना ही है तो जो प्रॉपर फोरम हैं, जो ह्यूमन राइट्स वॉच हैं और दीगर फोरम हैं, उनको आप ख़त लिखें जो वाकई इस मामले को टेकअप कर सकते हैं। IMF तो आपके ख़त को इग्नोर कर सकता है, कम्प्लीटली इग्नोर कर सकता है, इसलिए कि उनके मैंडेट में यही नहीं आता। लेकिन आपके अपने बयानिया का क्या होगा IMF के हवाले से? कि फ़र्ज़ करें अगर IMF, आप क्या डिमांड कर रहे हैं कि IMF आके ऑडिट करवाए, IMF इंगेज करे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। अगर इस तरह आप फॉरेन इंटरवेंशन चाह रहे हैं तो आप हासिल क्या करना चाह रहे हैं? अगर फ़र्ज़ करें किसी भी लेवल पे कोई भी कंट्री, कोई भी फॉरेन कंट्री, कोई भी फॉरेन फोरम ये पाकिस्तान से डिमांड करना शुरू कर दे कि जी हम आके ऑडिट करते हैं इलेक्शन का, तो आप समझते हैं कि ये हमारी खुद मुख्तारी में मुदाखलत नहीं होगी इस चीज़ की। तो आप ये ख़त लिख के हासिल क्या करना चाहते हैं बेसिकली? और अगर फ़र्ज़ करें आपने ख़त लिखा और उन्होंने आपके ख़त को इग्नोर कर दिया तो आपकी पोजीशन क्या होगी? लिहाजा मेरा ख्याल है अगर ख़त लिखना है तो जो प्रॉपर फोरम है इसके, उनको आप ख़त लिखें। फ़र्ज़ करें जैसे इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अगर मीडिया के हवाले से हो रहा है तो आप उनको ख़त लिखें। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं तो ह्यूमन राइट्स वॉच को ख़त लिखें और दूसरे फोरम्स को ख़त लिखें। लेकिन ऐसी जगह ख़त ना लिखें जहाँ ज़्यादा इम्कान इस चीज़ का है, बल्कि 99.9% इम्कान इस चीज़ का है कि वो इग्नोर कर देंगे आपके ख़त को, लेकिन आपके बारे में वो एक तासुर कायम कर लेंगे। तो मेरा ख्याल में इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। यूज़ द राइट फोरम फॉर द राइट कॉज। अच्छा, वैसे ऑडिट तो मेरा ख्याल है उन्होंने वजाहत की है कि वो यहीं पर जुडिशल कोई कमीशन बना दें या कुछ कर दें। आज़ाद फोरम इलेक्शन कमीशन से ऑडिट नहीं चाहते, लेकिन नहीं इलेक्शन नहीं, IMF की बात कर रहे हैं। नहीं, IMF से तो वो कह रहे हैं कि जब तक इसका ऑडिट ना हो जाए और तमाम तर चीज़ें क्लियर ना हो जाए तब तक वो कर्ज ना दें। वो कह रहे शर्त रख दें, ऑडिट IMF से करने का नहीं कह रहे। ये कि पहली चीज़ तो हम ये डिसाइड करें ना, क्योंकि PTI अपनी गवर्नमेंट के दौर में इनिशियली
इमरान खान ये सारी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेते थे, इसाक डार साहब भी लिया करते थे ये सारी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। जब आपको पता है कि IMF से आपको निजात नहीं मिल सकती, तो फिर आप इस चीज़ को सामने रखें कि पहले अपने पैरों पे तो हम खड़े हों, इलेक्शन सही करवाएं, डेमोक्रेसी सही मानों में जो है अपने स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे आए, उसके बाद एग्जैक्टली यही सवाल है महमल, क्या तहरीक इंसाफ सीख नहीं सकी अभी तक, या मशवरा गलत दिया जा रहा है, या तहरीक इंसाफ समझती है कि अगर वो ये अप्रोच लेगी तो वहाँ से उनको कोई फ़ायदा मिल सकता है या रिलीफ मिल सकता है? लेट्स पुट इट लाइक दैट। देखिए अरीना, PTI के बारे में एक ये व्यू है कि ये पार्टी जो ये केओस और एनार्की की पार्टी है और ये स्टेबिलिटी में ऑपरेट नहीं कर सकती। और जब ये ऐसे ये खत और ये जो इस तरह की चीज़ें करते हैं तो इससे इस व्यू को तकवीयत मिलती है, क्योंकि PTI ने ये कोई एक अजीब वतीरा बना लिया है कि रियासत और सियासत में कोई फ़र्क ही नहीं रखते। आप देखें 2013 में भी इन्होंने धांधली के इल्ज़ाम लगाए और फिर 2014 के धरने में सिविल नाफरमानी की मुहिम चलाई, बिल जला दिए, लोगों को कहा बिल ना दो, टैक्स ना दो, हुंडी हवाले से पैसे भेजो। अच्छा, फिर जब इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, कामयाब हुआ, तो वही तैमूर झगड़ा साहब और शौकत तरीन साहब की जो कॉल्स लीक हुई, तो वो एक प्रैक्टिकल एफर्ट थी IMF के प्रोग्राम को सैबोटाज करने की। शहजाद ने भी जिस तरह बात की 2018 के इलेक्शन से पहले, अलीना देखिए नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी समेत जेल में थे, पैनामा के केस की असलियत सबको मालूम थी, नून लीग को हुकूमत से महरूम किया गया, तब भी धांधली के इल्जामात थे। लेकिन क्या जब PTI की हुकूमत आई, IMF के प्रोग्राम में जा रही थी, तो क्या नून लीग ने कोई उसके खिलाफ खत लिखा था? क्या कोई मुहिम चलाई थी? वो तो उल्टा बल्कि कहते रहे कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, सारे जो पार्टीज हैं मिलकर ये कर रहे हैं, वो तो ये ऑफर करते फिर रहे थे। और ये PTI वाले हैं कि ये रियासत को ही नुकसान पहुंचाना है क्या सोच रहे हैं, या इस तरह की बातें जो करें। क्या PTI की कोई स्टेक नहीं है सिस्टम में? क्या इस मुल्क में अवाम अगर सफर करेंगे तो इससे इनको कैसे फायदा होगा? तो ये जो चीजें मेरे ख्याल में PTI को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये एज अ पार्टी इनकी सियासत को भी नुकसान पहुंचा रही है, पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, आपके इल्जामात में वजन हो सकता है, लेकिन उसकी कानूनी चाराजोई करनी चाहिए ना कि ऐसे स्टेप्स लेके जिससे ये तासुर जाए कि आप मुल्क को नुकसान कराना चाहते हैं और अगर आपको हुकूमत ना मिले, यानी कि या हमें पावर मिल जाए, अदरवाइज जो है आप जो है हमारे को स्टेक्स ही नहीं है और जो मर्जी हो जाए मुल्क के साथ। ऐसे तो नहीं चल सकता अलीना। बट ये भट्टी साहब आप समझा सकते हैं हमें कि डरावा क्यों देती है हमेशा PTI कि अगर नहीं ये होगा तो हम बाहर वाले उसको बुला लेंगे, हम IMF को ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? क्यों? क्या उनको वहाँ से रिलीफ की तवक्को है, या वहाँ से उनको लगता है कि कुछ आ जाएगा या कोई डर जाएगा? मुझे लगता है मैडम शेख कि दबाव बढ़ाना, और मैं सेकंड करता हूं सारों को कि दबाव इस तरह नहीं बढ़ाया जाता। पाकिस्तान के और हम कौम के और मुल्क के मफाद पर दबाव नहीं बढ़ाया जा सकता मैडम शेख। बट वाई IMF, जैसे मज़हर साहब ने अभी कहा कि आप प्रेस को लिख सकते हैं, आप किसी और को लिख सकते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच को लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो ज़्यादा मौजू फोरम्स हैं। मैडम शेख, पहली बात तो ये मैंने जैसे अभी एक अपने जवाब में भी कहा था कि सारों को लिखने जा रहे हैं, वो अच्छा सबको लिखने जा रहे हैं बाहर, लेकिन IMF को नहीं लिखना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं। ये हमारे मुल्क का मसला है, हमारा हम बड़े मुश्किल वक्त में फंसे हुए हैं। लेकिन मैडम शेख एक फिर मैं बात दोहराता हूँ, ये तो इकदाम गलत है ही और इसको तो कोई सेकंड कर ही नहीं सकता। लेकिन मैडम शेख, जब आपका इलेक्शन कमीशन फेल हो जाए, जानबदाराना फैसले करे, मुतनाज़ा फैसले करे, जब अदालतें आपको आप पहले दिन से, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद हर रोज़ बैठकर चीफ जस्टिस साहब से जब आप दरखास्तें करें कि चीफ जस्टिस साहब हमारी सुन लें, बहुत अच्छा है भुट्टो साहब का केस सुन रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन जिंदों के भी केस सुने सर। जो जिंदों के साथ हो रहा है, जो इस मुल्क में हो रहा है, ये मुल्क भी उनका है। उधर आप मीडिया पे गरजते रहते हैं, बरसते रहते हैं, मीडिया खराब है, फलाना खराब है, फलाना खराब है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। खुदा के लिए सर, ये मुल्क, आप इसी मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, आप हमारे चीफ जस्टिस हैं, आप इस पे वैसे केसेस सुने भी गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत से केसेस थे इलेक्शन से पहले ही हमने देखा, तवातुर से उनके सुने। शहजाद भट्टी साहब, नहीं ऐसा नहीं हम कह सकते, सुने गए, बिल्कुल सुने गए, हम ही रोज उनको प्रोग्राम में बैठ के डिस्कस करते थे, एक पूरी लिस्ट है। तो सर वो फैसला किसी के हक में किसी के मुखालिफ में आता है, हमेशा ऐसा ही होता है, जरूरी नहीं है हर फैसला हमारे हक में आए, बट सुने जरूर गए। शहजाद गौहर साहब ये इंटेंशन रखते हैं कि अब 9 मई से आगे बढ़ जाएं, छोड़ दें उस चीज़ को, बट इस तरह की जब
सादा अल्फाज में तड़ियाँ लगाई जाएंगी या बातें की जाएंगी, तो क्या उसका तासुर जाएगा? क्या फिर अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, या आपको लगता है कि अब डेस्परेट मूव है और इसके अलावा कोई चारा नहीं? अलीना, पब्लिक सेंटिमेंट को ये उभारने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ शायद जिस तरीके से जहन साजी की है तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने अपने वोटर्स की, उनमें तो इस तरह का बयानिया जो है वो बड़ा आसानी से मकबूल हो जाता है। और शायद इस वक्त उनकी सियासत अगर थ्राइव कर रही है या उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो उसमें इस बयानिए का एक बहुत अहम किरदार है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इस हवाले से सोचते नहीं है कि बाहर क्या पैगाम जाएगा या चंद लोग बैठ के क्या तनकीद करेंगे। उनको लगता है कि उनका जो वोटर है वो ये बातें बड़ा आसानी से कंज्यूम कर लेता है और उस पर इनफैक्ट अप्रिशिएट करता है। आपने देखा कि जब ये शौकत तरीन साहब वाली कॉल का जो जिक्र कर रहे थे उसके बाद क्या रिएक्शन था, कोई मंफी फीडबैक आया या पार्टी में किसी ने जुर्रत की कि नहीं इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए? तो ये आपको सिलसिला वहाँ पे नज़र नहीं आता। तो मेरे ख्याल से पब्लिक सेंटिमेंट को उभारने की कोशिश की जाती है। इनफैक्ट एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया आपने कल देखा है कि सोशल मीडिया पे जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था उसके हवाले से कैसे उसको ट्विस्ट किया गया। उसके बाद आप देख लें कि बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी या इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के अपने लीडर्स हैं वो किस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं। वो ज़रूरी नहीं है इस तरह के ट्वीट्स करना, खासतौर पर जब आपको पता है कि फैक्ट्स कुछ और है, केस कुछ और है। तो मेरे ख्याल से ये जो सियासत है इस किस्म की जिसमें आप या तो क्योस फैलाएं या नफरत फैलाएं, इसको बंद होना चाहिए। गौहर अली खान साहब ने कुछ फैसले बड़े मैच्योरिटी से किए हैं। तहरीक इंसाफ ने मेरे ख्याल से ये फैसला बहुत दुरुस्त किया कि हम असेंबली में जाएंगे। ठीक है, प्रोटेस्ट करना उनका हक है, लेकिन असेंबली में जाएंगे तो जो इस तरह की सैनिटी है वो प्रिवेल करनी चाहिए। ठीक है जी, हमारा पैनल इसके ऊपर मुत्तफ़िक है। चारों एक ही बात करते हैं कि इस किस्म की सियासत और सियासी हिकमत अमली इंतशार को बढ़ाएगी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुद ही नुकसान का बायस बनेगी। सो इससे इज्तनाब करना चाहिए। इजाज़त दीजिए जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।